कहते हैं बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। श्रीलंका कुछ वैसा ही कर रहा है। क्या श्रीलंका ने भारत के पीठ पे छुरा घोंप दिया है और क्या श्रीलंका ने बड़ा धोखा दे दिया है भारत को? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने भारत के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया। मीटिंग में जेलेंस्की को ऐसा क्या बोल गए थे? वैसे इस तस्वीर को देखिएगा तो जयशंकर भी बड़े आश्चर्य से पीएम मोदी को देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि यहाँ से निकलते ही ताबड़तोड़ एक्शन ब्लैकलिस्ट करने लगा जेलेंस्की? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब ये श्रीलंका की मजबूरी है या फिर श्रीलंका की चालाकी है, वो तो श्रीलंका की सरकार जाने। लेकिन इस वक्त भारत थोड़ा ठगा हुआ जरूर महसूस करेगा। अप्रैल 2022 श्रीलंका पहली बार खुद को डिफॉल्ट घोषित कर देता है, हम दिवालिया हो गए हैं, और जिसके बाद भारत, चाइना और कई देशों के साथ गुहार लगाता है कि आप हमारी मदद कीजिए। चाइना कहता है आईएमएफ मामले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने जा रहे हैं, हम कर्जे को रीस्ट्रक्चर करने नहीं जा रहे हैं। भारत आता है, भारत गारंटी देता है आईएमएफ को और कहता है कि आप इन्हें पैसे दे दीजिए, और भारत की गारंटी के बाद श्रीलंका को पैसे मिल जाते हैं। देश पटरी पर लौट रहा है, फिर से पर्यटन बढ़ने लगा है, मामूली सुधार है। लेकिन आईएमएफ का प्रोग्राम चलता रहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 साल में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पटरी पर लौट आएगी अगर श्रीलंका आईएमएफ के प्रोग्राम में बना रहा तो। पूरी प्लानिंग कुछ इसी तरीके की है। इसके अलावा श्रीलंका को लेकर भारत की भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और श्रीलंका के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है कि धीरे धीरे क्वाड देश श्रीलंका में इंटरेस्ट ले रहे हैं और श्रीलंका को बचाने और पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है। भारत ने भी बहुत सारी चीजें दिए, श्रीलंका को बहुत सारा मदद दिया और इस मदद के आधार पर श्रीलंका अभी धीरे धीरे पैरों पर खड़ा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अचानक से एक खबर आती है और ये खबर हिला देती है। नकदी के संकट से जूझ रहा श्रीलंका अपने तेल के बाजार में एक कंपनी के साथ समझौता करना चाहता था और ये समझौता श्रीलंका ने किससे कर लिया? चीनी तेल कंपनी साइनोपेक के साथ। और इस समझौते के तहत क्या है? इस समझौते के तहत 20 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया गया है कि चाइना का ये कंपनी गैस तेल का भंडार करेगा, वितरण करेगा, बिक्री करेगा, यानी कि पूरा का पूरा श्रीलंकन तेल बाजार में घुस गया है चाइना। श्रीलंका की सरकार ने चीन के दिग्गज तेल कंपनी सिनोपेक के साथ 20 साल के लिए ये डील साइन कर लिया। और आपको बता दें, चीन की जो ये तेल कंपनी है ना, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये चीन के सरकार के अंदर में है। और रिपोर्ट क्या कह रही है? मार्च महीने में चीन की सरकारी तेल कंपनी की तरफ से तेल बाजार में आने का ऑफर दिया गया था और जिस प्रस्ताव को मार्च से अभी तुरंत मई में मान लिया गया है और कह दिया गया कि आप हमारे खुदरा बाजार में उतर जाइए। पहले श्रीलंका के खुदरा ईंधन बाजार में 2003 तक एक कंपनी थी, सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो देश की सरकारी कंपनी थी। लेकिन साल 2003 में पहली बार इंडियन ऑयल कंपनी को श्रीलंका में काम करने की अनुमति दी गई थी। अब रिपोर्ट ये कह रही है कि चाइना के साथ तो इन्होंने साइन कर लिया है डील, अब इसके बाद क्या? भारत के साथ क्या ये डील साइन करेंगे? नहीं करेंगे। अब ये झूल गया है क्योंकि 20 सालों के लिए तो लाइसेंस इन्होंने दे दिया है। अब ये क्यों किया श्रीलंका ने? क्या चाइना के दबाव में किया, किसी मजबूरी में किया या जानबूझकर किया? ये तो श्रीलंका समझे। लेकिन हाँ, एक बार फिर उसी स्थिति में श्रीलंका जरूर जा रहा है। क्या भारत इस देश में इन्वेस्टमेंट करके गलती कर रहा है? क्या फिर से श्रीलंका उसी स्थिति में पहुंचेगा? खैर, ये तो समय ही बताएगा। पर इन सब के बीच में यूक्रेन ने ले लिया है भारत के ऊपर एक्शन। वैसे आपको बता दें, जेलेंस्की की मुलाकात पीएम मोदी से हुई जब G7 की मीटिंग में। एक तो ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसकी कल्पना नहीं की गई थी और जिसके बारे में बहुत पहले से नहीं बताया गया था। मीडिया को कम से कम ये चीज पता नहीं थी। आधिकारिक तौर पर तो पता होगा ही कि कौन कौन मिलने वाले हैं। मीडिया एक दिन पहले चौंक जाती है इस खबर को
को जानकर कि जेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है। और जापानी मीडिया में देखेंगे तो इस मुलाकात को लेकर खूब छपा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी जेलेंस्की और पीएम मोदी के मुलाकात के चर्चे हुए। हम लोगों ने देखा जिस तरीके से टेबल पर दोनों बैठे हुए थे, एकदम टेंशन वाला माहौल था। डॉक्टर एस जयशंकर तो इस तरीके से पीएम मोदी को देख रहे थे कि आप क्या बोल रहे हैं, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। खैर, इस टेंशन भरे माहौल के बाद जेलेंस्की ने भारतीय पीएम को न्योता दिया कि आप यूक्रेन आइए, यूक्रेन आकर हमसे मिलिए और शांति समझौते में आने की बात भी कही कि हम चाहते हैं कि अब शांति हो जाए, बातचीत हो जाए और बातचीत के माध्यम से ये युद्ध खत्म हो जाए। और उस शांति के लिए भारत को भी न्योता दिया। कभी भारत ने न्योता दिया था, लेकिन भारत के न्योते को अस्वीकार कर दिया था जेलेंस्की ने। और अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि सचमुच जेलेंस्की शांति वाले मोड में हैं, क्योंकि हथियार लगातार लिए जा रहे हैं। और कहा गया कि यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा हमला बेलगोरोद में किया भी गया। रूस यूक्रेन की लड़ाई की बात करें तो ये अभी चालू है, यहाँ पर खेला अभी चालू है, खेला अभी बंद नहीं हुआ है। पर यहाँ जेलेंस्की ने जाते ही एक बड़ा ऐलान कर दिया और वो ऐलान कहीं न कहीं भारत को भी प्रभावित कर गया। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन के साथ हमारे कुछ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं कभी भी। यूक्रेन के रिश्ते अगर बहुत अच्छे वाले किसी के साथ रहे हैं तो वो पाकिस्तान के साथ रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है और बदले में यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। जब उनकी विदेश मंत्री से ये बात पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरे वो बात छोड़ दो, हमारा तो बहुत पुराना टाई है ना, बहुत पहले से हम लोग आपस में व्यापार करते हैं डिफेंस के, इसलिए उस मामले को छोड़ दो, उस मामले को आप नजरअंदाज कर दो। यानी जो दुश्मन हम पर वार करता है आप उसको हथियार देते हैं, इस मामले को हम नजरअंदाज कर दें। ये यूक्रेन ने उस वक्त और यूक्रेन की विदेश मंत्री ने उस वक्त भारत को समझाया था। और ये हाल फिलहाल की बात है, कोई बहुत दिन पहले की बात नहीं है। पर अब यूक्रेन ने 26 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। वो कंपनियां जो रूस को हथियार देते थे और रूस को मदद करते थे किन चीजों में, इस युद्ध के जो भी चीजें हैं बनाने वाली चीजों में। अब इसमें एक कंपनी भारतीय भी है, जिनको ये कहा जा रहा है कि इन्होंने रूस के आक्रामक व्यवहार पर सपोर्ट किया। आखिर ये है किनका, तो आपको बता दें, इसका नाम है NBC बियरिंग, जो सब्सिडरी है सीके बिल्डरा ग्रुप की। यूक्रेन की नेशनल एजेंसी ऑन कॉर्पोरेशन प्रिवेंशन NACP ने यहाँ पर इसे ब्लैकलिस्ट किया है और कहा है कि इन्होंने बेयरिंग सप्लाई किए थे और ये बेयरिंग इस्तेमाल हुए थे हथियारों के लिए। रूस को करीब $12.3 मिलियन के बेयरिंग्स इन्होंने रूस को बेचा था। वैसे आपको बता दें, इस कंपनी ने बेचा जरूर था, लेकिन वो रेलवे में, इंडस्ट्री में, ऑटोमेटिव में, इन सारी चीजों में लगता है और नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन में लगता है। फिर भी इस कंपनी को कथित तौर पर यूक्रेन के द्वारा बैन कर दिया गया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।